हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। सेशन 15 शुरू करेंगे। यहाँ पे हम लोग अपने फाइनेंस का टॉपिक का नाम है ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है, सेशन 15 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो ये पॉइंट नंबर 5 है हमारा, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें हम लोग पार्ट 1 में ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस करेंगे, सेकेंड पार्ट में प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट करेंगे, थर्ड पार्ट जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है इसे हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर ही कवर करेंगे, सेपरेटली नहीं करेंगे। इसे हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में और इस पर बेस 2 या फिर 3 मैं आप लोगों को आर्टिकल दूंगा न्यूज़पेपर के जो आएंगे कि इन केस अगर कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर इस पर आता है तो वो हम लोग कर पाए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को हम लोग शुरू करते हैं। ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते क्या हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस? तो ये हमारे नॉन ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी ड्रिवन फंडिंग मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो बिजनेसेस को कई बार क्या होता है कि शुरू में बैंक लोन्स नहीं मिल पाते और जब वो नए बिजनेसेस होते हैं तो कन्वेंशनल कैपिटल मार्केट्स उनके लिए अनअवेलेबल होता है, तो वहाँ पे वो दूसरे सोर्सेज लेकर आते हैं फाइनेंस के लिए। अलग अलग तरह के सोर्सेज होते हैं, जैसे क्राउड फंडिंग होती है, पीयर टू पीयर लैंडिंग होती है, फैक्टरिंग होती है, लीजिंग होती है। क्या होता है वो सब हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले हम देखते हैं हमें नीड क्यों पड़ती है ऑल्टरनेट सोर्सेज की। व्हाट इज द नीड फॉर दिस ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस? क्योंकि जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है उसका लिमिटेड एक्सेस है। बैंक ऑफन रिक्वायर कोलेट्रल, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, हाई क्रेडिट स्कोर्स, जो कि नए बिजनेसेस या स्टार्टअप्स नहीं दे पाते हैं। स्पीड और एफिशिएंसी, ऑल्टरनेट फाइनेंस जैसे पीयर टू पीयर लैंडिंग हो गई, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हो गए, दे ऑफन प्रोवाइड्स कैपिटल मच फास्टर देन ट्रेडिशनल हैवीली रेगुलेटेड एंड स्लो मूविंग बैंक प्रोसेसेस। तो हमें जल्दी पैसा चाहिए होता है कई बार। आप लोग देखिए, आपके पास फ़ोन पे पर, गूगल पे पर या फिर वैसे भी एसएमएस के थ्रू भी आप लोगों को आता रहता है कि क्रेडिट आपको मिल रहा है, लोन्स मिल रहे हैं, कॉल्स आती हैं अलग अलग, स्कैम कॉल्स भी आती हैं बट जेन्युइन कॉल्स भी आती हैं। सपोर्ट फॉर स्टार्टअप एंड इनोवेशन, जैसे वेंचर कैपिटल्स हो गए, एंजल इन्वेस्टर्स हो गए, ये क्रूशल है हाई ग्रोथ के लिए, हाई रिस्क सेक्टर के लिए, दैट बैंक्स यूजुअली अवॉइड। वेंचर कैपिटल्स क्या होते हैं एंड एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, इसी वीडियो में हम लोग उसे समझने की कोशिश करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन होता है इसमें। ऑप्शंस होते हैं जैसे इनवॉइस फैक्टरिंग हो गई, लीजिंग हो गई, रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग हो गई, है ना। तो ये बिजनेस के स्पेसिफिक कैश फ्लो के अकॉर्डिंगली इसे टेलर मेड किया जा सकता है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंडिंग होता है। क्या होता है कि एक ही सोर्स पे अगर हम लोग रिलाई करेंगे फाइनेंस के लिए तो वो रिस्की हो जाता है। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज रहते हैं तो कंपनी अपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को डाइवर्सिफाई कर पाती है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छे से रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लेते हैं कि आप बैंक या एनबीएफसी से लोन लेने के लिए ही आप बैठे हुए हैं, अचानक से बजट आया, आरबीआई की कुछ रेगुलेशन में चेंजेस हो गए, अब आपको लोन नहीं मिल पा रहा, तो आपका तो लॉस हो जाएगा, आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, आपके पास कैपिटल नहीं बचेगा। तो अगर एक से ज़्यादा सोर्सेज रहेंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट्स में होते हैं ना कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ताकि मार्केट के कोई अगर रिस्क है तो वो मिटिगेट हो पाए, सेम वे जो हमारी फंडिंग के सोर्सेज हैं हम उसे भी डाइवर्सिफाई कर देते हैं। ठीक। लैक ऑफ टेंजिबल एसेट्स, बहुत सारे मॉडर्न सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस होते हैं, टेक क्रिएटिव बिजनेसेस होते हैं, तो इनके पास क्या होता है कि लार्ज फिजिकल एसेट्स नहीं होते जो कि सिक्योर लोन्स के लिए चाहिए होते हैं। अब बहुत सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, यूट्यूब पर हो रहा है, वैसे लोग अपने घर के अंदर बैठ के ही एक सिस्टम से अपनी आईटी कंपनी का वेबसाइट बनाने का काम शुरू कर रहे हैं, तो उसमें उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो कोई चीज़ गिरवी रख पाए और उस पर लोन ले पाए, तो लैक ऑफ टेंजिबल एसेट्स है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों की वजह से हमें ऑल्टरनेट सोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मार्केट वैलिडेशन, जैसे क्राउड फंडिंग है, इट अलाउ बिजनेसेस टू सिक्योर कैपिटल वाइल साइमल्टेनियसली वैलिडेटिंग डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट। ये मार्केट वैलिडेशन हो जाता है, जैसे क्राउड फंडिंग इसका एग्जांपल है। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरह के ऑल्टरनेट सोर्सेज यूज होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। सबसे पहले इसमें लीजिंग की बात करते हैं, जो कि हमारा एसेट बेस्ड लैंडिंग होती है। इसमें क्या होता है, लीजिंग इज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट इन विच ओनर ऑफ एन एसेट रेफर टू एज लेसर। ठीक है, जो ओनर होगा एसेट का उसे हम लोग लेसर बोलेंगे, ट्रांसफर्स द राइट टू यूज द एसेट टू अनदर पार्टी नोन एज लेसी। ठीक है, जैसे लीजिंग में क्या है, आपके पास मान लीजिए एक शॉप है, आप उस शॉप के लेसर कहलाओगे, आपने वो शॉप मेरे को दे दी कि मैं आपकी शॉप को यूज़ कर पाऊँ, तो मैं लेसी कहलाऊंगा। ठीक है, अब इसके बीच में क्या होगा, मैं आपको किराया दूंगा उसका और बदले में मेरे को वो जगह मिल जाएगी, मैं वहाँ पे बैठ के विच क्लासेस को फिजिकल सेटअप कर सकता हूँ। तो ये लीजिंग हुआ एसेट बेस्ड लैंडिंग। Leasing is a financial arrangement in which owner of an asset referred to as lessor
ट्रांसफर द राइट्स टू यूज द एसेट टू अनदर पार्टी नोन एज द लेसी फॉर एन एग्रीड पीरियड इन एक्सचेंज ऑफ पीरियोडिक लीज रेंटल्स। ठीक है, जो हम लोग बेसिक लीज पर कोई चीज लेते हैं। इसमें हम मशीनरी भी ले सकते हैं, जगह का तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। आप मशीनरी भी लीज कर लेते हो, गाड़ियां भी लोग लीज करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में देखिए कई बार एसीज लीज पर लगे होते हैं, कार वैन्स उनकी लीज पर होती हैं। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनकी जो कैब्स चलती हैं वो लीज पर होती हैं। इन लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट द लीजिंग ओनरशिप ऑफ एन एसेट रिमेन्स विद द लेसर। लेसर कौन है? जो ओरिजिनली मालिक था। while the leasee obtains possession and usage right for businesses or operational purposes. Leasing is classified as asset-based lending because the leased asset itself acts as the primary security for the transaction. ठीक है, आगे चलते हैं। Leasing plays an important role in businesses financing by enabling firms to access productive assets without making heavy upfront capital investments. मान लेते हैं कि आपको कोई बिजनेस करना है जिसके लिए आपको जगह चाहिए, आपने जगह लीज पर ले ली। उस केस में आपको जगह खरीदनी नहीं पड़ी। आपने हैवी मशीनरीज हैं वो आप लोगों ने लीज पर ले ली। जैसे आप लोग मान लीजिए आपने बुलडोजर लीज पर ले लिया और आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बुलडोजर की रिक्वायरमेंट है, तो आपको जो अपफ्रंट हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, मान लेते हैं कि 4 बुलडोजर्स लेने में, तो आपको वो पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको रेंट पर मिल जाएगा या फिर लीज पर मिल जाएगा। लेसर कौन होगा इसमें? लेसर वो जो एक्चुअल ओनर होगा। लेसी कौन होगा? जो उसको यूज कर रहा होगा। ठीक है, it is especially useful for small and medium enterprises, startups, capital intensive industries that face constraints in raising long term funds through traditional banking channels. तो जो हमारी मीडियम एंटरप्राइजेज है, स्मॉल एंटरप्राइजेज है, स्टार्टअप्स हैं, ये वो इंडस्ट्री जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए, जिन्हें इनिशियली लॉन्ग टर्म फंड्स लेने में टाइम लगेगा या फिर मुश्किल होती है थ्रू ट्रेडिशनल बैंकिंग चैनल्स, उन लोगों के लिए लीजिंग काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है या फिर यूजफुल होती है। Leasing allows firms to preserve liquidity, improve cash flow management, and align asset usage with the revenue generation. बेनिफिट क्या है लीजिंग का? कि इसमें आपकी लिक्विडिटी बची रहती है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट अच्छा रहेगा अगर आपके पास लिक्विडिटी है तो। ठीक है, एसेट का यूसेज आपका अलाइन रहेगा आपकी नीड के हिसाब से, और उससे आप रेवेन्यू भी जनरेट करते रहोगे। क्लियर? ये था हमारा लीजिंग या फिर एसेट बेस्ड। फिर आगे इसमें आता है टाइप्स ऑफ लीजिंग। टाइप ऑफ लीजिंग क्या होती है? लीजिंग अरेंजमेंट्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द रिस्क एलोकेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन। तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, रिस्क एलोकेशन कैसा है और इसका कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन कितना है। ठीक है, ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है? लीज पीरियड इज शॉर्टर देन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट एंड लेसर बेयर द रिस्क ऑफ मेंटेनेंस एंड ऑब्सोलेंस। ठीक है, तो जब ऑपरेटिंग लीज होती है उसमें जो भी लीज पीरियड होगा, है ना, जो भी हमारा एसेट होगा, लीज पीरियड उस एसेट की इकोनॉमिक लाइफ से कम कराएगा। ठीक है, दूसरा जो लेसर होता है ना, जो कि बेसिकली उसका ओनर हुआ, लेसर बियर द रिस्क ऑफ मेंटेनेंस एंड ऑब्सोलेंस। फिर एक फाइनेंस लीज होती है। फाइनेंस लीज में क्या होता है? द लीज टर्म यूजुअली कवर मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट, और लेसी जो होगा इस केस में, लेसी बियर द रिस्क एंड रिवॉर्ड एसोसिएटेड विद द ओनरशिप इवन दो लीगल ओनरशिप डज नॉट ट्रांसफर। फाइनेंस लीज के अंदर क्या हुआ? फाइनेंस लीज के अंदर जो आपके एसेट का इकोनॉमिक लाइफ है, उस पूरे टाइम के लिए आपको वो लीज पर मिला रहा, और इसमें जो उसे यूज कर रहा है, जो लेसी हुआ, लेसी के पास ही सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड होंगे ओनरशिप के। बट लीगल ओनरशिप लेसी को नहीं मिलेगी, लीगल ओनरशिप लेसर के ही पास रहेगी। फिर सेल और लीज बैक अरेंजमेंट होते हैं। इसके अंदर क्या करता है? अ फर्म सेल्स एन ओन्ड एसेट टू अ लेसर एंड इमीडिएटली लीजेस इट। फर्म ने क्या करा? लेसर को एक एसेट बेच दिया और इमीडिएटली उसे लीज कर लिया, है ना। मतलब आपने अपनी चीज बेच के वापस आपने किराए पर ले ली, देयर बाय रिलीजिंग द लॉक्ड इन कैपिटल वाइल कंटिन्यूइंग टू यूज द एसेट। इसमें क्या हुआ? इसमें फर्म के पास लिक्विडिटी आ गई। मान लेते हैं कि 10 करोड़ की कोई मशीनरी थी, है ना, अब उसकी मार्केट प्राइस 8 करोड़ हो गई है। फर्म को पैसा चाहिए, फर्म ने क्या करा? वो 8 करोड़ की मशीन बेच दी। फर्म ने बोला कि आप मुझसे मशीन खरीद लो चाहो तो, मैं आपको इसे यूज करने का किराया देता रहूंगा। तो ये हुआ सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट। तुमने 3 तरह के अरेंजमेंट पढ़े, ऑपरेटिंग लीज पढ़ा, फाइनेंशियल लीज पढ़ा और सेल एंड लीज बैक पढ़ा। ऑपरेटिंग लीज में क्या हुआ? जो लीज पीरियड होता है वो एसेट की इकोनॉमिक लाइफ से कम होता है, और जो एक्चुअल ओनर या फिर लेसर होता है उसी के पास सारी मेंटेनेंस का खर्चा रहता है। फाइनेंस लीज में क्या होता है? जो लीज का टर्म होता है वो यूजुअली पूरी इकोनॉमिक लाइफ का होता है, एसेट की पूरी इकोनॉमिक लाइफ का, और लेसी जो कि एक्चुअली यूजर हुआ, लेसी के पास ही सारे उसके रिस्क कवर करने होंगे, जैसे कि एक ओनरशिप के केस में होता है, बट लीगल ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती।
सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट में क्या हुआ कि फर्म है वो किसी एसेट को यूज कर रही है, उसने वो किसी लेसर को बेच दिया और जिसे बेचा उसी से ही फौरन उसने किराए पर ले लिया। इससे क्या हुआ, जो उसकी कैपिटल लॉक्ड इन थी वो उसको मिल गई और वो उस एसेट को किराए के देने के बदले में यूज करता रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। एडवांटेजेस क्या है लीजिंग की? लीजिंग ऑफर सेवरल फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एडवांटेजेस इंक्लूडिंग कंजर्वेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। बहुत बड़ी चीज आ गई कि वर्किंग कैपिटल आपके पास रहेगी। रिड्यूस इनिशियल कैश आउटफ्लो, जो इनिशियली हमारी कॉस्ट है वो हमारी कम हो जाती है। एंड एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी विदाउट ओनरशिप बर्डन। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन एसेट रिप्लेसमेंट एंड प्रोटेक्ट्स फर्म्स फ्रॉम रैपिड टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस। ठीक है, तो डायरेक्ट पॉइंट है इसमें, कुछ ऐसा आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा डीप समझाने का कुछ होगा। लीजिंग में ऑल्सो ऑफर टैक्स एडवांटेजेस डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेबल रेगुलेशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये हमारी एडवांटेजेस है लीजिंग की। लिमिटेशन की बात करें, दो इसकी बेनिफिट्स हैं बट ओवरऑल कॉस्ट हायर हो जाती है एज कम्पेयर टू द आउटराइट परचेज ऑफ एन एसेट्स। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, एक घर आपने खरीद लिया जिसकी आप ईएमआई भर रहे हो। दूसरा, आप उस ईएमआई भरने की जगह और घर खरीदने की जगह आप घर पे किराए पे रह रहे हो। तो कहेंगे कि अगर आप 20 साल आप किराए पर हो तो आप ईएमआई उसकी इतनी भरते कि 20 साल में फ्लैट आपका हो जाता या फिर वो घर आपका हो जाता, आप उसे खरीद के उसका लोन भरते। बट आपने वो नहीं करा, आप 20 साल तक किराया भरते रहे। इस केस में क्या हुआ, किराया भरते भरते आपकी ओवरऑल कॉस्ट उस घर को खरीदने से ज़्यादा हो चुकी है। लीज कॉन्ट्रैक्ट में इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन एसेट यूसेज एंड अर्ली टर्मिनेशन में अट्रैक्ट पेनल्टीज। आपके एसेट यूसेज का जो भी आपका मतलब कंडीशंस है, एक तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, दूसरा आप अर्ली टर्मिनेट अगर करोगे तो आपको वो आपके ऊपर पेनल्टी भी पड़ेगी। लेसी डज नॉट गेन ओनरशिप राइट्स इवन आफ्टर द फुल पेमेंट ऑफ लीज रेंटल्स इन सर्टेन टाइप ऑफ लीजेस। लीज रेंटल्स के फुल पेमेंट करने के बाद भी लेसी को ओनरशिप राइट्स नहीं मिलते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी। हमने लीजिंग पढ़ा, यहाँ पे पहला ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस वाज लीजिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, आप बिजनेस फ्रेंचाइजी बांटते हो। Franchising is a business and financing model in which the owner of a brand or proven business system known as the franchisor grants another individual or entity called the franchisee। जैसे मान लीजिए कि आपको मैकडोनल्ड्स का आउटलेट खोलना है, ठीक है। आप मैकडोनल्ड्स पूरा तो नहीं खरीद लोगे, आप क्या करोगे, आप उसकी फ्रेंचाइजी ले लोगे। आप बदले में उसे कुछ पैसा दोगे और उसके नाम से उस बिजनेस को चला पाओगे। ओके, called the franchisee the right to operate a business using its trademark, operational methods and brand identity in exchange for the initial franchisee fee and recurring royalty payments। तो वही चीज़ हो गई कि मैकडोनल्ड्स को आपने कुछ पैसा दिया, मैकडोनल्ड्स का आप स्टोर अपने आपने ओपन करा और क्योंकि आप उनका नाम यूज़ कर रहे हो तो आपने इनिशियली पैसा करा जो कि इनिशियल फ्रेंचाइजी फीस होती है, और उसके बाद मंथली या ईयरली बेसिस पे रिकरिंग रॉयल्टी पेमेंट दे रहे हो। फ्रेंचाइजी में क्या होता है, फ्रेंचाइजी के अंदर बिजनेस एक्सपेंशन होता है थ्रू शेयर्ड इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क। फ्रेंचाइजी अरेंजमेंट के अंदर जो फ्रेंचाइजर है, जो कि ओरिजिनल बिजनेस ओनर था, ठीक है, वो ब्रांड रिकॉग्निशन बेच रहा है, अपना स्टैंडर्डाइज बिजनेस प्रोसेस बेच रहा है, ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट कर रहा है। बट जो फ्रेंचाइजी है ना, जो इन्वेस्ट कर रहा है, जिसने फ्रेंचाइजर से वो बिजनेस खोलने की परमिशन ली है, वो अपनी कैपिटल लगाएगा और डेली ऑपरेशंस को मैनेज करेगा। Franchisee is required to adhere to the operational guidelines and quality standards laid down by the franchisor to ensure uniformity across the outlets। जैसे अगर आपने मैकडोनल्ड्स का आउटलेट खोला तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी मैकडोनल्ड्स के ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ऑपरेशनल गाइडलाइंस हैं, आपको वो फॉलो करने होंगे। Franchising acts as an alternative source of finance by enabling business expansion without requiring the franchisor to invest large amount of capital in each new outlet। तो इसमें बेनिफिट क्या हुआ, फ्रेंचाइजिंग हम ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बिजनेस एक्सपेंशन हो रहा है विदाउट, जैसे मैकडोनल्ड्स के अगर हमने 10 आउटलेट ऐसे हमने फ्रेंचाइजी ली तो मैकडोनल्ड्स को 10 आउटलेट खोलने का पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, बट उसके नाम पे 10 आउटलेट्स और खुल गए और उसके लिए भी उसे रुपए मिल गए कि उसका नाम यूज करके वो बिजनेस खोल रहे हैं। तो ये फ्रेंचाइजिंग हुआ हमारा। अब फॉर फ्रेंचाइजी इट रिड्यूसेस एंटरप्रेन्योरशिप, जो एंटरप्रेन्योरल रिस्क होता है, बाय अलाउइंग देम टू ऑपरेट अंडर अ वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड विद द प्रूवन डिमांड बेस। और इससे क्या होगा, जो फ्रेंचाइजिंग है पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव होती है, जैसे रिटेल में, फूड सर्विसेज में, एजुकेशन में, हॉस्पिटलिटी में। फूड सर्विसेज का जैसे अभी हमने मैकडोनल्ड्स का एक एग्जांपल समझा। एडवांटेजेस बात करें फ्रेंचाइजिंग की क्या है, इट प्रोवाइड्स बेनिफिट्स ऑफ ब्रांड लेवरेज, ऑपरेशनल सपोर्ट एंड रिड्यूस बिजनेस अनसर्टेनिटी। Franchisees benefit from established customer trust and marketing networks,
while franchisors gain revenue through fees and royalties without direct operational involvement in each unit. Limitations क्या हो गई इसकी? Limitations क्या है? They often face limited autonomy due to strict contractual obligation and standardized procedures. Royalty payments and compliance costs may reduce profitability. Franchisors के लिए monitoring franchisee performance and maintaining uniform quality standard across locations can be challenging. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का कोई एक आउटलेट है, उसकी एक फ्रेंचाइजी गाजियाबाद में है, एक नोएडा में है, एक पुणे में भी है, नागपुर में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी कहीं पर भी है, साउथ में भी कहीं पर भी है। तो उस दिल्ली के एक्चुअल ओनर को हर जगह जाकर देख पाना कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है फ्रेंचाइजी की, वो थोड़ा मुश्किल या चैलेंजिंग हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रेंचाइजिंग। नेक्स्ट आता है इसके अंदर फैक्टरिंग। फैक्टरिंग में क्या होता है? फैक्टरिंग एक फाइनेंशियल सर्विस होती है जिसमें बिजनेस जो होते हैं दे सेल देयर ट्रेड रिसीवेबल्स और क्रेडिट इनवॉइसेस टू अ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नोन एज फैक्टर एट अ डिस्काउंट इन रिटर्न फॉर इमीडिएट कैश। जैसे आप याद करिए, हमने ट्रेड्स पोर्टल में पढ़ा था इनवॉइस डिस्काउंटिंग हो रही है, तो थोड़ा उसी तरह से आप समझ लीजिए। यहाँ पे आपके पास इनवॉइस नहीं है, आपका माल आ रहा है, उसके इनवॉइसेस हैं आपकी, या फिर आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, है ना। आप उन्हें बेच रहे हो फैक्टर्स को। फैक्टर्स स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए का कुछ सामान आना है, या 10 लाख रुपए का आपका कुछ भी आना है, आपने बोला कि 10 लाख रुपए ये मेरे आ जाएंगे, आप मेरे को अभी 9 लाख रुपए दे दो और इसको रख लो, और इसके 10 लाख आपको मिल जाएंगे। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? टू इम्प्रूव लिक्विडिटी। आपको इमीडिएट कैश चाहिए था, इसलिए आपने ऐसा करा। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फैक्टरिंग इज टू इम्प्रूव लिक्विडिटी एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और ये क्या होता है, जो रिसीवेबल्स होते हैं उन्हें डिस्काउंटेड फॉर्म में कैश पे मिल जाता है। ऑपरेशनल मैकेनिज्म क्या है फैक्टरिंग का? द फर्म असाइन इट्स इनवॉइसेस टू द फैक्टर आफ्टर सेलिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। The factor provides an advance payment, typically a portion of the invoice value, and assumes responsibility for collection from the customer. Remaining amount after deducting service fees and charges is paid to the firm upon realization of the dues. ठीक है, तो बेसिक थ्योरी इसके अंदर यही है कि फैक्टरिंग के अंदर क्या हुआ कि कोई एक फर्म है, उसने अपने इन्वॉइसेस दिए फैक्टर को, है ना। मतलब जैसे आप हो, आप ठीक है, आपकी एक फर्म है, आप कोई भी एक चीज़ बेचते हो या आपकी कंपनी है, लेट से आप लैपटॉप बना के बेच रहे हो। आपने 50 लैपटॉप बेचे, आपने दिखाया कि आपका 25 लाख रुपए का सामान बिका है ये, और आपको कुछ पैसा चाहिए। आपने क्या करा, 25 लाख रुपए की पूरी इन्वॉइसेस उठा के, जो पूरी इन्वॉइसेस है उठा के आपने एक फैक्टर को दे दी। फैक्टर ने आपको बदले में 20 लाख रुपए दिए। फैक्टर ने आपको एडवांस पेमेंट मिल गया, है ना। इन्वॉइस का एक टिपिकल पोर्शन होता है, 20 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, आप ये मान लेते हैं कि चलो 15 लाख रुपए उसने आपको दिए, और उसने बोला उस 15 लाख रुपए पे वो 1 लाख रुपए फीस चार्ज करेगा, ठीक है, और आपके बिहाफ पे वो कलेक्शन भी करेगा। अब रिमेनिंग अमाउंट जो है आफ्टर डिडक्टिंग सर्विसेज एंड फीस, है ना, उसने उसने पूरा 25 लाख लिया, उसने अपना 1 लाख रुपए सर्विस फीस लिया, चार्जेस लिए, और जो पैसा आपके ऊपर पेंडिंग था वो लिया, वो उसने फर्म को पे कर दिया अपॉन रियलाइजेशन ऑफ द ड्यूज। ठीक है, ये हमारा फैक्टरिंग। फैक्टरिंग की टाइप्स की अगर बात करें, दे मे बी स्ट्रक्चर्ड एज रिकोर्स और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। रिकोर्स फैक्टरिंग होती है और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग होती है। रिकोर्स फैक्टरिंग के अंदर क्या होता है, द फर्म रिमेन्स लायबल इफ द कस्टमर फेल्स टू पे द इनवॉइस। रिकोर्स फैक्टरिंग के केस में फर्म होगी वही लायबल होगी इवन अगर कस्टमर ने इनवॉइस के लिए पे नहीं करा। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग की अगर बात करें, फैक्टर बियर द रिस्क ऑफ द कस्टमर डिफॉल्ट। नॉन रिकोर्स के केस में जो फैक्टर होगा, जो मेन कंपनी होगी जो पैसा दे रही होगी बदले में, दैट फैक्टर बियर्स द रिस्क ऑफ द कस्टमर डिफॉल्ट। होगा क्या, इससे क्रेडिट रिस्क प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है फैक्टरिंग के? इट एनहेंसेस कैश फ्लो, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट्स, improve balance sheet efficiency. It also allows firm to outsource receivable management, credit assessment, and collection activities, enabling them to focus more on the core business operations. ये हमारे बेनिफिट होगा फैक्टरिंग के। लिमिटेशन क्या है फैक्टरिंग की? रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो सकती है, स्पेशली जो स्मॉल फर्म्स या हाई रिस्क रिसीवेबल्स हैं उनके लिए। एक्सेसिव रिलायंस में ऑल्सो सिग्नल वीकनेस एंड कुड अफेक्ट कस्टमर रिलेशनशिप इफ नॉट मैनेज केयरफुली। ठीक है, क्लियर है? इस थ्योरी में तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा नहीं है समझाने का बेनिफिट्स और लिमिटेशंस में, बस खाली इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है, वो आप लोग रीड करके भी समझ सकते हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट आता है फोरफिटिंग। फोरफिटिंग क्या होता है? ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेड फाइनेंस का एक पार्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, जो एक्सपोर्टर होता है वो अपने एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स को सेल करेगा टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
एट अ डिस्काउंट, और उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम बोलेंगे फोरफेटर, ठीक है, एट अ डिस्काउंट ऑन अ विदाउट रिकोर्स बेसिस। एक्सपोर्टर जो होगा, एक्सपोर्टर रिसीव्स इमीडिएट कैश while transferring all its rights related to non payment to the forfeiter, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक्सपोर्टर ने क्या करा, जो भी उसका एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स हैं वो उसने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेच दिए, उसे फोरफेटर बोला जाएगा। उसने उसको डिस्काउंट पर बेचा, जैसे पीछे हम लोगों ने अभी केस में करा था डिस्काउंटेड। उसमें रोल क्या है फोरफिटिंग का इन इंटरनेशनल ट्रेड? फोरफिटिंग इज प्राइमरली यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग डेफर्ड पेमेंट टर्म्स। It enables exporters to eliminate credit risk, interest rate risk, and country risk associated with the foreign buyers. It typically requires the receivable to be backed by bank guarantee or promissory notes. फोरफिटिंग इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करता है ना। और इसमें क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास डेफर्ड पेमेंट टर्म्स होती है वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अपना क्रेडिट रिस्क मैनेज कर लेते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेज कर लेते हैं और कंट्री रिस्क भी मैनेज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फोरफिटर। और फोरफिटर जो होते हैं उन्हें टिपिकली रिसीवेबल्स चाहिए होते हैं, और रिसीवेबल्स के साथ में बैंक गारंटी या प्रोमिसरी नोट्स चाहिए होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें अगर फोरफिटिंग की क्या क्या होती हैं। फोरफिटिंग इन्वॉल्व्स फुल फाइनेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स, पहली चीज फुल फाइनेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स इसमें होती है विदाउट रिकोर्स टू द एक्सपोर्टर एंड यूजुअली अप्लाइज टू मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। फुल एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स की फाइनेंसिंग होगी मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए। It simplifies receivables management and provide predictable cash flow to the exporters. Exporters को भी cash flow मिल जाता है। Important चीज़ क्या है, exporters इसके बदले liquidity support ले रहे हैं, यहाँ पे cash flow कर रहे हैं अपना। Advantages क्या हुई forfeiting की? It improves liquidity, removes credit and political risk, enhances the exporters balance sheet by eliminating receivables ना, कि जो फ्यूचर में पैसा आएगा उसे हटा दे, फ्यूचर में जब आएगा तब आएगा, वो मेरा बैलेंस शीट में प्रेजेंट का पार्ट नहीं है, तो फिर मैं इसमें भले मेरे को इसमें लॉस हो रहा है थोड़ा सा, बट मैं इसमें प्रेजेंट के पार्ट पे काम कर रहा हूँ। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट प्राइसिंग बाय अलाउइंग एक्सपोर्टर्स टू ऑफर डेफर्ड पेमेंट टर्म्स टू फॉरेन बायर्स, ठीक है। लिमिटेशंस की बात करें, लिमिटेशंस क्या है, हायर कॉस्ट है एज कम्पेयर टू अदर रिसीवेबल फाइनेंसिंग मेथड, ठीक है। इट ऑल्सो रिक्वायर स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन and is generally suitable only for export transactions involving relatively large value and longer credit periods. लार्ज वैल्यू और लॉन्गर क्रेडिट पीरियड्स के लिए होता है और स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए ही सूटेबल है, ठीक। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स। पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है, डिजिटल फाइनेंशियल मॉडल है दैट इनेबल्स इंडिविजुअल और बिजनेसेस सीक लोन्स टू बोरो डायरेक्टली फ्रॉम इंडिविजुअल लेंडर्स थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंटरमीडियरी सच एज बैंक्स। तो इसमें डायरेक्टली इंडिविजुअल लेंडर से बोरो कर लिया जाता है, और ये बोरो करते हैं पी टू पी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जो कि फैसिलिटेटर होते हैं बाय मैचिंग लेंडर्स एंड बोरोवर्स, कंडक्टिंग ड्यू डिलिजेंस एंड इनेबलिंग फंड ट्रांसफर वाइल द क्रेडिट रिस्क इज बॉन्ड बाय द लेंडर, ठीक है। तो लेंडर का भी ड्यू डिलिजेंस करेंगे, रिसीवेबर का भी, जो बोरोवर है उसका भी ड्यू डिलिजेंस करेंगे, बट क्रेडिट रिस्क फिर भी इसमें लेंडर के पास में होगा। ऑपरेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है इसके अंदर, जो बोरोवर है वो प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करेंगे, लोन एप्लीकेशन देंगे अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन। फिर जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस प्लेटफॉर्म का काम है, इट इवेल्युएट द बोरोवर्स क्रेडिट वर्दीनेस यूजिंग डेटा एनालिटिक्स एंड असाइन अ रिस्क कैटेगरी। अब उसी प्लेटफॉर्म पर जो लेंडर रजिस्टर्ड होंगे वो बोरोवर को चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिस्क प्रोफाइल एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। जब लोन सैंक्शन हो जाएगा, फंड इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाएंगे और रीपेमेंट जो होगा वो प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा, ठीक है। ये इसका ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है पी टू पी प्लेटफॉर्म्स का। सर्विसेज जो पी टू पी लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आती हैं, दे प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बोरोवर ऑनबोर्डिंग, क्रेडिट असेसमेंट, लोन लिस्टिंग, लेंडर बोरोवर मैचिंग, रीपेमेंट कलेक्शन एंड पीरियोडिक रिपोर्टिंग। इसके अलावा दे ऑल्सो प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी बाय डिस्क्लोजिंग पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस एंड डिफॉल्ट रेट्स, देयर बाय इनेबलिंग इन्फॉर्म लैंडिंग डिसीजंस, ठीक है। ये जो है डिस्क्लोज करेंगे पोर्टफोलियो को, तो उस तरह से ट्रांसपेरेंसी भी देते हैं ना, डिफॉल्ट रेट्स भी बताते हैं, और इससे क्या हुआ, एट द एंड जो लैंडिंग डिसीजन है लैंडर्स का वो एक इन्फॉर्म लैंडिंग डिसीजन हो जाता है, और उस चीज़ को फैसिलिटेट करना पी टू पी लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स का काम है। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है जो पी टू पी प्लेटफॉर्म्स के पीछे है, दे आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एज एनबीएफसी पी टू पी। याद करिए जो हमने एनबीएफसी वाला वीडियो पढ़ा था वहां पे पी टू पी एनबीएफसी का हमने नाम पढ़ा होगा।
These platforms are prohibited from undertaking lending on their own balance sheet or providing any form of credit guarantee. ठीक है, अपनी बैलेंस शीट पे लैंडिंग नहीं कर सकते और कोई तरह की क्रेडिट गारंटी नहीं दे सकते. They're required to follow strict disclosure norms, fund flow regulation, and exposure limits to ensure investor protection and systemic stability. ठीक है, ये इनका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है कि इनके लिए स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होंगी, फंड फ्लो रेगुलेशंस होंगे और एक्सपोजर लिमिट्स होंगी. ये सब क्यों किया जाएगा? ताकि इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन बना रहे और सिस्टमिक स्टेबिलिटी रहे. एडवांटेजेस और लिमिटेशन क्या है? P2P लैंडिंग हेल्प इम्प्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन. बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फाइनेंशियल इंक्लूजन को इम्प्रूव कर रही है बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट एक्सेस टू इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस दैट मे नॉट क्वालिफाई फॉर बैंक लोन. इट ऑल्सो ऑफर्स हायर पोटेंशियल रिटर्न टू लेंडर्स. हाउएवर इसमें क्रेडिट रिस्क भी ज़्यादा होता है, लिमिटेड लिक्विडिटी होती है और प्लेटफॉर्म की एफिशिएंसी पे ज़्यादा डिपेंड करता है, प्लेटफॉर्म एफिशिएंसी पे और रेगुलेटरी कंप्लायंस पे. दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ P2P लैंडिंग. सिक्स्थ आता है हमारा क्राउड फंडिंग. क्राउड फंडिंग के अंदर क्या हो रहा है? ये एक फाइनेंसिंग मेथड है जिसमें फंड्स को हम लोग रेस कर रहे हैं फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. टिपिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होता है. हम किसी बिजनेस वेंचर के लिए कर रहे हैं, प्रोजेक्ट सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं, सोशल ऐप कॉज के लिए कर रहे हैं, किसी स्टार्टअप के लिए कर रहे हैं. हर कंट्रीब्यूटर एक स्मॉल अमाउंट देता है और कलेक्टिवली ये जो स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं ये जुड़ के रिक्वायर्ड कैपिटल बनाते हैं. क्राउडफंडिंग लेवरेजेस टेक्नोलॉजी एंड सोशल नेटवर्क टू मोबिलाइज फंड एफिशिएंटली. ठीक है, अब कितने तरह के क्राउड फंडिंग होते हैं? डोनेशन बेस्ड होता है, रिवॉर्ड बेस्ड होता है, इक्विटी बेस्ड होता है. डोनेशन बेस्ड में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स कंट्रीब्यूशन मेड विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न. आपने बस पैसा दिया और छोड़ दिया. जैसे आते हैं ना कैटो वगैरह के आते हैं कि किसी बच्चे का ट्रीटमेंट हो रहा है और आजकल डॉग्स के ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, गौ माता के ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है. तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं, डोनेशन बेस्ड कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसमें कोई भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा. रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग जो होती है इसमें नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स मिलते हैं जैसे प्रोडक्ट्स या फिर रिकॉग्निशन. इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग होती है, इसके अंदर क्या होगा? कंट्रीब्यूटर्स को ओनरशिप स्टेक्स मिलते हैं. वाइल डेट बेस्ड क्राउड फंडिंग इन्वॉल्व रीपेमेंट विद इंटरेस्ट. ठीक है, तो एक इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग हो गई, डेट बेस्ड क्राउड फंडिंग हो गई, रिवॉर्ड बेस्ड हो गई और डोनेशन बेस्ड हो गई. क्लियर? आगे चलते हैं. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग क्राउड फंडिंग की बात करें, क्राउड फंडिंग हैज गेन प्रोमिनेंस इन एरिया सच एज हेल्थ केयर फाइनेंसिंग, डिजास्टर रिलीफ, क्रिएटिव प्रोजेक्ट एंड अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स. डोनेशन और रिवार्ड बेस्ड मॉडल जो होते हैं दे आर मोर प्रिवलेंट ड्यू टू रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन एंड इक्विटी क्राउड फंडिंग. डिजिटल पेनिट्रेशन और सोशल मीडिया, इनका सिग्निफिकेंट रोल है क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स की ग्रो के लिए. एडवांटेजेस और चैलेंजेस क्या हैं? It enables entrepreneurs and individuals to raise funds without reliance on bank or institutional investor. ठीक है? It also helps validate through public participation. However, challenges क्या है? Regulatory uncertainty, lack of investor protection in certain model, trust deficits, information asymmetry between project initiators and contributors. ये इसकी limitations आ गई. I don't think इसकी limitation को हिंदी में read करना का कोई sense बनता है ना? जो लिखा है बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करी है. आई डोंट थिंक इसके अलावा यहाँ पे कुछ और हमें डेप्थ में जाने की नीड है. फिर आते हैं हमारे एंजल इन्वेस्टर्स. एंजल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं ये. ठीक है, ये अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को कैपिटल प्रोवाइड करते हैं इन एक्सचेंज फॉर ओनरशिप और कन्वर्टेबल डेट, या तो कन्वर्टेबल डेट की फॉर्म में या ओनरशिप की फॉर्म में. बट जो बिल्कुल नए नए स्टार्टअप्स होते हैं उन्हें पैसा देते हैं. एंजल इन्वेस्टमेंट टिपिकली अकर ड्यूरिंग द सीड और इनिशियल ग्रोथ स्टेज, जहाँ पे बिजनेस का लिमिटेड एक्सेस होगा इंस्टीट्यूशनल फंडिंग के लिए, क्योंकि उस समय उस बिजनेस का रिस्क भी बहुत ज़्यादा है और अनसर्टेन कैश फ्लो भी रहेंगे. रोल क्या रहता है एंजल इन्वेस्टर्स का स्टार्टअप फाइनेंसिंग में? दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन नर्चरिंग स्टार्टअप बाय प्रोवाइडिंग not only the financial support but also mentorship, industry expertise and business networks. Their involvement often enhances the credibility of startups, help attract further funding from venture capital firms. तो अगर एंजल इन्वेस्टर्स आपको पैसा लगा रहे हैं तो फिर आप जो आपकी क्रेडिबिलिटी है एज अ स्टार्टअप वो इम्प्रूव हो जाएगी और उसके बाद आप वेंचर कैपिटल लोन्स भी ले सकते हैं या फिर वेंचर कैपिटल्स के थ्रू भी आप लोग फंडिंग ले सकते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. एंजल इन्वेस्टमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ये स्मॉलर इन्वेस्टमेंट साइज होता है एज कम्पेयर टू द वेंचर कैपिटल. रिस्क टॉलरेंस ज़्यादा होगा
और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। जो एंजल्स होते हैं, दे यूजुअली इन्वेस्ट देयर पर्सनल फंड्स एंड मे ऑपरेट इंडिविजुअली और एज अ पार्ट ऑफ एंजल नेटवर्क्स। एडवांटेज और लिमिटेशंस क्या है? इट प्रोवाइड स्टार्टअप विद फ्लेक्सिबल फंडिंग एंड स्ट्रेटेजिक गाइडेंस एट एन अर्ली स्टेज। ये तो हमें समझ आ ही गया, बट इसका ड्रॉबैक क्या है कि डायल्यूशन ऑफ ओनरशिप होता है, और जो आपके फाउंडर्स है और इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में अगर एक्सपेक्टेशंस उनकी सिंक्रोनाइज नहीं है, अलाइन नहीं है, तो फिर पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होती है? ये इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग देती है प्रोवाइडेड बाय वेंचर कैपिटल फर्म्स टू हाई ग्रोथ पोटेंशियल स्टार्टअप्स, ठीक है, एंड emerging कंपनीज इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी पार्टिसिपेशन। दे जनरली अकर्स आफ्टर द इनिशियल सीड स्टेज। इनिशियल सीड स्टेज में क्या था हमारा? एंजल इन्वेस्टर्स थे। इनिशियल सीड स्टेज में एंजल इन्वेस्टर्स थे ना, व्हेन बिजनेसेस हैव डेमोन्स्ट्रेटेड स्केलेबिलिटी एंड मार्केट पोटेंशियल। तो सबसे पहले आपको एंजल फंड मिला, आपका बिजनेस चला, बिजनेस का थोड़ा सा नाम हो गया, बिजनेस थोड़ा फेमस हो गया, तो आपको वेंचर कैपिटलिस्ट फंड मिल गया। स्टेजेस क्या है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के? अर्ली स्टेज फंडिंग होती है, इसमें एक्सपेंशन फंडिंग होती है, लेटर स्टेज फाइनेंसिंग होती है। तीन तरह की इसमें फाइनेंसिंग होती है। हर स्टेज जो होती है इट इज लिंक टू बिजनेस माइलस्टोन एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ठीक है, सो दैट जो भी रिस्क है उसे मोर प्रोग्रेसिवली मैनेज किया जा सके। रोल क्या होता है इनका वेंचर कैपिटलिस्ट का बिजनेस ग्रोथ में? दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस थ्रू बोर्ड रिप्रेजेंटेशन एंड स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट। दे प्रोवाइड मैनेजरल एक्सपर्टीज, एक्सेस टू नेटवर्क्स, गाइडेंस और स्केलिंग ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और मार्केट एक्सपेंशन। इन सब चीज़ों में वेंचर कैपिटलिस्ट आपको एड भी करते हैं, आपको हेल्प भी करते हैं। अब एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट के बीच में क्या फ़र्क है? एंजल इन्वेस्टर्स बिल्कुल अर्ली स्टेज पर आ जाते हैं यूजिंग पर्सनल फंड्स, ठीक है। वेंचर कैपिटल्स लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं लेटर स्टेजेस पे, ठीक है, यूजिंग पूल्ड इंस्टीट्यूशनल फंड्स एंड एम्फसाइज रैपिड ग्रोथ एंड एग्जिट स्ट्रेटेजीज। क्लियर? आगे है इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। दे इनेबल्स रैपिड स्केलिंग, इनोवेशन एंड मार्केट एक्सपेंशन। हाउएवर सिग्निफिकेंट ओनरशिप डायल्यूशन अगर हो जाता है इसके अंदर। दूसरा, हाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, और आईपीओज या एक्विजिशन के लिए टाइमली एग्जिट नहीं हो पाते हैं। ये इसके ड्रॉबैक भी हैं हमारे पास वेंचर कैपिटल्स के। आगे चलते हैं। फिर आता है पब्लिक इक्विटी। पब्लिक इक्विटी क्या है? इट रेफर्स टू द रेजिंग ऑफ फंड्स बाय अ कंपनी थ्रू इश्यूएंस ऑफ ओनरशिप शेयर्स टू द जनरल पब्लिक इन द कैपिटल मार्केट, ठीक है। अब कैपिटल मार्केट के अंदर हम लोग किसी पब्लिक इक्विटी को सेल कर रहे हैं, है ना, उसकी ओनरशिप लेकर हम लोग बेच रहे हैं जनरल पब्लिक को, तो क्या होगा? पब्लिक का पैसा लगेगा। Under this method of financing, investors become shareholders of the company and gain ownership right in the proportion of their shareholding. Public equity financing is typically accessed through mechanisms such as IPOs and FPOs और right issues. IPOs, FPOs और right issues के थ्रू जो हमारी पब्लिक इक्विटी फाइनेंसिंग है उसे एक्सेस किया गया है। रोल ऑफ पब्लिक इक्विटी एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। जो पब्लिक इक्विटी है ये अपने आप में एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है ना, फॉर कंपनी सीकिंग टू एक्सपेंड ऑपरेशंस, इन्वेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट्स एंड रिड्यूस डेट बर्डन। और डेट फाइनेंसिंग के अगेंस्ट में इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर, ठीक है, डज नॉट रिक्वायर फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट, देयर बाय रिड्यूसिंग फाइनेंशियल रिस्क ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लो प्रॉफिटेबिलिटी। तो जैसे डेट फाइनेंसिंग होती है इसके अंदर, उसमें क्या होता है, उसके अंदर आपको एक तरह से डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। बट इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर क्या है, फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता है कोई। इट ऑल्सो स्ट्रेंथन कैपिटल बेस एंड इंप्रूव क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द फर्म। जो किसी भी फर्म का कैपिटल बेस है या उसकी क्रेडिट वर्दीनेस है, वो पब्लिक इक्विटी के थ्रू इंप्रूव होती है। क्लियर? आगे है पब्लिक इक्विटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। रेजिंग फंड थ्रू पब्लिक इक्विटी ब्रिंग ग्रेटर रेगुलेटरी ओवरसाइट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एंड अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक इक्विटी के थ्रू अगर आप लोग फंड्स ले रहे हो तो आपकी रेगुलेटरी ओवरसाइट बढ़नी चाहिए, रिक्वायरमेंट डिस्क्लोजर बढ़नी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी बढ़नी चाहिए। लिस्टेड कंपनीज जो होती हैं उन्हें कैपिटल मार्केट रेगुलेशन के साथ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स के साथ ऑलरेडी कंप्लाई करना पड़ता है। इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, बट साथ साथ कंप्लायंस कॉस्ट भी बढ़ने लगती है। पब्लिक इक्विटी इनेबल्स एक्सेस टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ कैपिटल एंड प्रोवाइड लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। पब्लिक इक्विटी वही है जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे हमारे शेयर लिस्ट होते हैं, है ना। स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू
इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी भी मिल जाती है। इट ऑल्सो अलाउ रिस्क शेयरिंग अमंग अ वाइडर बेस ऑफ इन्वेस्टर्स। इट ऑल्सो अलाउज रिस्क शेयरिंग अमंग अ वाइडर बेस ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है। हाउएवर जो पब्लिक इक्विटी होती है इट रिजल्ट इन द डाइल्यूशन ऑफ द ओनरशिप। अब ये मान लीजिए सरकार अगर एसबीआई के कुछ शेयर बेच देगी तो पब्लिक इक्विटी तो हो गई, आपका उसमें पार्टिसिपेशन तो हो गया, बट सरकार की जो ओनरशिप है वो तो कम हो जाएगी ना। एक्सपोजर टू मार्केट वॉलेटिलिटी एंड इंक्रीज रेगुलेटरी स्क्रूटनी। मार्केट कंडीशन एंड इन्वेस्टर सेंटिमेंट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सोर्सेज ऑफ इक्विटी इश्यूज। जो मार्केट कंडीशन है, इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स है, वो इक्विटी इश्यूज की सक्सेस या फेलियर को ईजिली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई लीजिंग इज क्लासिफाइड एज एन एसेट बेस्ड फाइनेंशियल मेथड। लीजिंग ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ एसेट्स टू लेसी आफ्टर द लीज कंप्लीशन, ऐसा तो नहीं होता है। लीजिंग इज सिक्योर्ड बाय फ्यूचर इनकम ऑफ द लेसी, ऐसा भी नहीं होता है। लीजिंग रिलाई ऑन द लीज एसेट इटसेल्फ एज द प्राइमरी सिक्योरिटी, ये चीज़ हमने पढ़ी थी, सेम लाइन हम लोगों ने पढ़ी थी कि लीजिंग के केस में जो लीज एसेट होता है इटसेल्फ वो एसेट ही प्राइमरी सिक्योरिटी का काम करता है। लीजिंग इज अ फॉर्म ऑफ अनसिक्योर्ड लेंडिंग बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अनसिक्योर्ड भी नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इन लीजिंग द एसेट इटसेल्फ एक्ट एज द प्राइमरी सिक्योरिटी मेकिंग इट एसेट बेस्ड फाइनेंस, इसीलिए इसको एसेट बेस्ड फाइनेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स एन ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, ऑपरेटिंग लीज के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द लीज पीरियड इज शॉर्टर देन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। ठीक है, याद करो ऑपरेटिंग लीज में हम लोगों ने क्या बोला था, जो लीज पीरियड होता है वो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट होता है। दूसरा, जो उसका ओनर होता है, जो बेसिकली लेसर होता है, उसी के ऊपर उसकी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। द लेसी बियर ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द ओनरशिप, नहीं, लेसर के पास होती है। द लेसर जनरली बियर मेंटेनेंस एंड ऑब्सोलेंस रिस्क, तो ये सही हो गया, ये सही हो गया। द लेसी इज यूजुअली लीज इज यूजुअली नॉन कैंसिलेबल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऑप्शन ए और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। करेक्ट आंसर इज ए एंड सी। ऑपरेटिंग लीजेस आर शॉर्ट टर्म एंड रिस्क लार्जली रिमेन्स विद द लेसर। ओके, फ्रेंचाइजिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू बिजनेस एक्सपेंशन प्राइमरली बिकॉज। ठीक है, फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, इट एलिमिनेट द नीड ऑफ रेगुलेटरी अप्रूवल, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इनेबल्स एक्सपेंशन यूजिंग फ्रेंचाइजी कैपिटल एंड शेयर्ड रिस्क, ये चीज़ है, फ्रेंचाइजी कैपिटल देता है और रिस्क शेयर हो जाता है। अलाउ फ्रेंचाइजर्स टू अवॉइड क्वालिटी कंट्रोल ऑब्लिगेशन, बिल्कुल नहीं, क्वालिटी कंट्रोल ऑब्लिगेशन तो फ्रेंचाइजर के ऊपर रहते ही रहते हैं, उसे देखना होता है कि उसकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स का क्राइटेरिया मीट हो रहा है नहीं हो रहा। रिप्लेसेस इक्विटी फाइनेंसिंग फॉर लार्ज कॉर्पोरेशन, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्रेंचाइजिंग अलाउ रैपिड एक्सपेंशन विद लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय द फ्रेंचाइजर। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द फ्रेंचाइजिंग मॉडल। ठीक है, लिमिटेशन बतानी है फ्रेंचाइजिंग मॉडल की। लिमिटेशन क्या है, डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द फ्रेंचाइजर, डाइल्यूशन तो नहीं होता। लिमिटेड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी फॉर फ्रेंचाइजीज, ये चीज़ बिल्कुल सही है, लिमिटेड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी होती है क्योंकि उन्हें फ्रेंचाइजर के अकॉर्डिंगली ही काम करना पड़ता है, उसके स्टैंडर्ड के, उसकी क्वालिटी के हिसाब से काम करना पड़ता है। रॉयल्टी पेमेंट रिड्यूस फ्रेंचाइजी प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी बिल्कुल सही है। जो फ्रेंचाइजी ले रहा है उसे एक तो लमसम फीस स्टार्टिंग में देनी है फ्रेंचाइजी की, फिर उसे बार बार रॉयल्टी पेमेंट्स भी देने हैं, उससे क्या होगा, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग यूनिफॉर्म क्वालिटी अक्रॉस आउटलेट्स, ये भी बात बिल्कुल सही है, अलग अलग जगह के आउटलेट्स होंगे तो हर जगह सेम यूनिफॉर्म क्वालिटी मेंटेन करना एक मुश्किल काम हो जाता है। तो करेक्ट आंसर्स आर ऑप्शन बी, सी एंड डी। बी, सी एंड डी आर द करेक्ट आंसर्स। जो फ्रेंचाइजीज होते हैं दे फेस रेस्ट्रिक्शंस, रॉयल्टी कॉस्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल चैलेंजेस। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फैक्टरिंग प्राइमरी हेल्प्स फर्म्स टू एड्रेस विच फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ठीक है, फैक्टरिंग से कौन सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो रही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर्मेशन, फॉर्मेशन वर्ड आ गया, कैपिटल फॉर्मेशन में फैक्टरिंग हेल्प नहीं करता है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, इसका भी फैक्टरिंग से कुछ लेना देना नहीं है। वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट ड्यू टू डिलेड रिसीवेबल्स, ये इसका रीजन है। ओनरशिप डायल्यूशन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जो डिलेड रिसीवेबल्स है उसके बदले में वर्किंग कैपिटल मिल जाती है।
तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फैक्टरिंग कन्वर्ट्स रिसीवेबल्स इनटू इमीडिएट कैश देयर बाय इंप्रूविंग द लिक्विडिटी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट फैक्टरिंग फ्रॉम फोरफीटिंग। ठीक है, फैक्टरिंग और फोरफीटिंग के बीच के डिफरेंसेस हम लोग देख रहे हैं। फैक्टरिंग जो है जनरली डोमेस्टिक ट्रेड के लिए यूज किया जाता है, चीज तो सही है। फोरफीटिंग जो है इज टिपिकली कंडक्टेड विदाउट रिकोर्स, ये भी सही है। फैक्टरिंग इन्वॉल्व्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स, मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स का फैक्टरिंग के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये चीज पता नहीं क्यों है, गलत है। फॉरफिटिंग इज कॉमनली यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी चीज सही है। फॉरफिटिंग जो है हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड में यूज करते हैं। तो क्या क्या सही हुआ, ए सही हुआ, बी सही हुआ और डी सही हुआ, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए बी एंड डी। फैक्टरिंग इज अ शॉर्ट टर्म डोमेस्टिक वाइल फॉरफिटिंग इज अ लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट ओरिएंटेड विदाउट रिकोर्स। ठीक है, फॉरफिटिंग में रिकोर्स नहीं होता, फैक्टरिंग हमारा डोमेस्टिक होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। फॉरफिटिंग हमारा लॉन्ग टर्म होगा, एक्सपोर्ट के केसेस में होगा और विदाउट रिकोर्स होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग रेगुलेटरी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया, है ना। रेगुलेटरी फीचर बताना है P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स का। दे आर अलाउड टू लैंड डायरेक्टली फ्रॉम देयर ओन बैलेंस शीट, नहीं, ऐसा तो नहीं था। दे प्रोवाइड गारंटी क्रेडिट गारंटीज टू लैंडर, ऐसा भी नहीं है। दे ऑपरेट एज इंटरमीडियरीज विदाउट बेयरिंग क्रेडिट रिस्क, ये बिल्कुल सही है। इंटरमीडियरीज की तरह ऑपरेट करते हैं, कोई क्रेडिट रिस्क इनके ऊपर नहीं होता। इनके ही प्लेटफॉर्म पे लैंडर आ जाते हैं, इनके ही प्लेटफॉर्म पे बोरोवर्स आ जाते हैं। ये सिर्फ ड्यू डिलिजेंस का काम करते हैं। जो क्रेडिट रिस्क है वो किसका है, वो पूरा का पूरा एज इट इज लैंडर का होता है। दे फंक्शन आउटसाइड आरबीआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये भी नहीं है क्योंकि ये P2P की एक एनबीएफसीज होती हैं, तो आरबीआई के ही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में इन्हें काम करना है। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। RBI regulated NBFC P2P platforms only facilitate transaction. Credit risk lies with the lenders. ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। Which of the following statement correctly describes crowdfunding in India? Donation based crowdfunding is widely used for social causes. बात तो सही है, मैंने एग्जांपल भी बताया था आपको, कैटो वगैरह को आता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। इक्विटी क्राउडफंडिंग इज फुल्ली लिबरलाइज्ड एंड रेगुलेटेड, इक्विटी क्राउडफंडिंग फुल्ली लिबरलाइज्ड, ऐसा तो नहीं है। क्राउड फंडिंग लेवरेजेस डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड सोशल नेटवर्क्स, ये भी बिल्कुल सही है। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी लिमिट्स लार्ज स्केल इक्विटी क्राउड फंडिंग, ये भी सही, क्योंकि कोई रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है तो इसलिए लार्ज स्केल इक्विटी क्राउड फंडिंग नहीं हो पाती है। फुल्ली लिबरलाइज वाला पॉइंट हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो उस चीज़ को आप मान लीजिए कि इक्विटी क्राउड फंडिंग जो है फुल्ली लिबरलाइज नहीं है, और अगर है भी तो रेगुलेटेड नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर आर ऑप्शन ए, सी एंड डी। डोनेशन एंड रिवार्ड बेस्ड मॉडल्स डोमिनेट ड्यू टू रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स ऑन इक्विटी क्राउड फंडिंग। ठीक है, ये दोनों डोमिनेट ही इसलिए करते हैं क्योंकि रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स है, दैट मीन्स रेगुलेटरी इश्यूज हैं इक्विटी क्राउड फंडिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, एंजल इन्वेस्टर्स आर मोस्ट लाइकली टू प्रोवाइड फंडिंग एट विच स्टेट ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस के कौन से स्टेज पर देते हैं। हमने देखा तो जो बिल्कुल अर्ली स्टेजेस होती है वहां पे एंजल इन्वेस्टर्स देते हैं। अर्ली स्टेज वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Angel investors typically invest early and tolerate high risk. Which of the following statement correctly describe venture capital financing? Venture capital की बात कर रहे हैं। Venture capital firm usually invest pooled institutional funds, बिल्कुल सही है, जो pooled institutional funds है उसी से ही invest करते हैं। Venture capitalists actively participate in governance, ये भी सही है, venture capitalists governance में भी participate करते हैं। Venture capital financing avoids ownership dilution, ओनरशिप डायल्यूशन नहीं होता, तो ये चीज़ गलत है। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फोकसेस ऑन हाई ग्रोथ पोटेंशियल फर्म, ये चीज़ भी सही है। तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है और डी सही है। करेक्ट आंसर सर ए, बी एंड डी। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वेंचर कैपिटलिस्ट फाइनेंसिंग जो होगी, इट इन्वॉल्व्स इक्विटी पार्टिसिपेशन, गवर्नेंस इन्वॉल्वमेंट एंड ग्रोथ ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ इस वीडियो का। हमारा ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और उसके 10 एमसीक्यूज हम लोगों ने देखे। कुछ हम लोग इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का मैं आपको फॉर्दर मटेरियल दूंगा, एंड दैट विल, अगर किसी भी टॉपिक पे इसमें कुछ डेप्थ आप लोगों को कम लगती है, वो डिस्क्रिप्टिव के थ्रू हम लोग उसे कवर कर लेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक्स है, आप रेस्पेक्टिव चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपके इशू हो, डाउट्स हो, आप वहाँ पे डाउट कम्युनिटी में या फिर मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।
Thank you very much for watching this video.